एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप इस प्लेटफॉर्म पे मनोविज्ञान के साथ साथ जो आप यूपी टेट, सी टेट या रीट जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उससे संबंधित, या अगर आपके बच्चे कक्षा 5 से लेकर के उसके ऊपर किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम उनको देना हो, जैसे कक्षा 6 का नवोदय का, कक्षा 9 का नवोदय का, या CHS स्कूल का, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, विद्या ज्ञान स्कूल का, इस टाइप से जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप एक प्रारंभिक गणित की बात करते हैं, सामान्य गणित की बात करते हैं, तो जो चैप्टर होते हैं वो कक्षा 6 नवोदय से लेकर के, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, चाहे सी टेट दे रहे हो, चाहे रीट दे रहे हो, चाहे आप KBS दे रहे हो, चाहे जो परीक्षा दे रहे हो, उसमें ये प्रारंभिक गणित के जो चैप्टर हैं वही सब में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास का, और इसमें हम कक्षा 5 में जो बच्चे अध्ययनरत हैं और कक्षा 6 के नवोदय की परीक्षा देना चाहते हैं, या जो भी बच्चे कक्षा 9 के नवोदय की परीक्षा देना चाहते हैं, CHS की परीक्षा देना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, विद्या ज्ञान स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी टेट, सी टेट, रीट, KBS, जितनी भी परीक्षाएं इस टाइप की होती हैं उसमें प्रारंभिक गणित से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि एक ही क्लास में हम इस स्तर से यानी 0 से लेकर के और आपके उच्चतम स्तर जो जहां तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक के क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व कराएं, जिससे छोटे बच्चों से लेकर के और जो किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ मौजूद हो। तो ये क्लास सभी के लिए है, कक्षा 5 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए भी है, और जो प्रशिक्षु BEd कर चुके हैं, DLEd कर चुके हैं, या जो किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा देना चाहते हैं उनसे जुड़ा हुआ भी ये आज का सेशन है। तो इस सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले जो पहला चैप्टर होता है सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब जब आप गणित पढ़ने जाते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि वो सब कुछ नंबरों का ही खेल है, सब कुछ वो नंबरों का ही खेल है, अंकों का ही खेल है, किसी डिजिट का ही खेल है। तो जब वो नंबर का खेल है, अंकों का खेल है, तो उसी से एक चैप्टर बना नंबर सिस्टम। हालांकि उसी से तो सारे चैप्टर बने हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में हम स्पेशली केवल नंबरों की ही चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जो नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो यूनिट डिजिट का पढ़ेंगे, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। तो पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई का अंक होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। जब हम कोई संख्या लिखते हैं, कोई नंबर हम लिखेंगे, कोई संख्या हम लिखेंगे, तो उसका जो दाहिने से जो पहला अंक होता है, जैसे हमने कुछ संख्याएं लिख दिया 3, 5, 4, 8, एक संख्या ये हो गया। इस प्रकार से कुछ हमने संख्याएं लिख दिया। जैसे पहली संख्या हमने लिखा 3548, 3548। दूसरी संख्या हमने लिखा 7035, 7035। तीसरी संख्या हमने लिखा कि 6,39,762, 6,39,762। और चौथी संख्या हमने लिखा 1003 पे जो पावर है वो 25 का पावर है। और
आगे हमने लिखा 235 इंटू 37,548 यानी 37,548। गुणा करने पे इसमें कुछ आएगा, यहाँ गुणनफल कुछ आएगा, यहाँ कुछ गुणनफल आएगा। तो इस प्रकार से हमने ये संख्याएं लिख दिया। संख्याएं आपको इसी फॉर्म में मिलती हैं। और इसमें अगर हमसे कहा जाए कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी तरफ से हम जो संख्या लिखी होती है उसके दाहिने तरफ से हम संख्या को देखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक 8 हो गया, इसमें इकाई का अंक 5 हो गया, इसमें इकाई का अंक 2 हो गया, और इसमें इकाई का अंक तो अभी 3 है, लेकिन जब 25 की घात 1003 का 25 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बार हम उसका गुणा करेंगे, तो जो निकल करके आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये अभी जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा। लेकिन अगर हम 1003 की बात करें तो 1003 में जो इकाई का अंक होगा वो 3 होगा। बाकी जब 25 की घात लगा करके हम उसका मान निकालेंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद ये 235 गुणे 37,548 का अगर हम गुणा करें तो इसमें यूनिट डिजिट ये 5 है और इसमें यूनिट डिजिट ये 8 है, यानी इकाई का अंक यहाँ 5 है और इकाई का अंक यहाँ 8 है। अगर दोनों का हम गुणा करें तो 5 अट्ठे 40, यानी इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा और यहाँ आगे कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इकाई का अंक आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक होता क्या है। जो भी संख्याएं लिखी होती हैं उसके सबसे दाहिने साइड में, उसके सबसे दाहिने साइड में जो भी डिजिट होता है उसी को हम इकाई का अंक कहते हैं, उसी को हम इकाई का अंक कहते हैं। अब इकाई का अंक अगर हमको जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं? तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक गुणा दे दिया गया, इस टाइप से एक पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 375 गुणे 482 गुणे 915 गुणे 767 गुणे 8932 में इकाई का अंक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी इसका अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल जो आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यूनिट डिजिट को आप पहले टिक कर लीजिए। यहाँ यूनिट डिजिट ए है, यहाँ यूनिट डिजिट ए है, यहाँ यूनिट डिजिट ए है, यहाँ यूनिट डिजिट ए है और यहाँ यूनिट डिजिट ए है। इस प्रकार से आप यूनिट डिजिट को टिक कर लीजिए और केवल उन्हीं का गुणा करते हुए चले जाइए और इकाई का अंक लेना है और बाकी को छोड़ देना है। जैसे हमने गुणा किया 5 का 2 में, तो 5 दूनी 10 आया और 10 में इकाई का अंक 0 है। अब 0 का गुणा हम चाहे जहां करेंगे, 0 का 5 में गुणा करेंगे तब भी 0, 0 का 7 में गुणा करेंगे तब भी 0 और 0 का 2 में गुणा करेंगे तब भी 0, यानी यहाँ जो यूनिट डिजिट आएगा निकल करके वो 0 ही आएगा। तो जब भी गुणा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो केवल आप यूनिट डिजिट को ले लीजिए, केवल आप यूनिट डिजिट को ले लीजिए, उसी का गुणा कर दीजिए और लास्ट में जो आता है वही आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यूनिट डिजिट लेकर के उसका गुणा करते चला जाना है और उसमें से भी आपको केवल इकाई का अंक लेना है, बाकी छोड़ देना है। जैसे हमने कहा कि 5 दूनी 10, 10 में 1 और 0 होता है, तो 10 में इकाई का अंक 0 है तो 0 को ही केवल लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 5 8 7 गुणे 6 3 2 6 गुणे 9 7 3 5 गुणे 4 8 3 7 9, इसमें इकाई का अंक बताइए। इस गुणनफल में जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक बताइए। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है उसी पे टिक कर लीजिए, ये यूनिट डिजिट इसका है और उसी का आपस में गुणा करते हम चले जाएंगे। गुणा कैसे करेंगे? 7 का 6 में गुणा करेंगे 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 है तो 2 लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। 2 लिए, फिर 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 10, यानी 0 आ गया। अब 0 का आगे चाहे जो होगा, कोई भी संख्या होगी सब 0 होता चला जाएगा, यानी यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे 0 का 9 में तो भी 0 आ जाएगा और ये यूनिट डिजिट आ गया 0। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे
तो 6 9 7 7 गुणे 3 5 8 गुणे 7 6 9 9 गुणे 8 3 7 5 4 गुणे 5 6 यानी 56। अब इसमें पूछे कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपको सरल सहजता से करना क्या है, यूनिट डिजिट पे टिक करिए, यूनिट डिजिट पे टिक करिए और गुणा करते चले जाइए, इकाई का अंक लेंगे, बाकी को छोड़ते चले जाएंगे। तो 7 का 8 में गुणा करेंगे 56, 56 में यूनिट डिजिट 6, 6 का गुणा 9 में 54, 54 में यूनिट डिजिट 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, 16 में यूनिट डिजिट 6 और 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, यानी 36 में यूनिट डिजिट 6, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो सबसे सरलतम क्वेश्चन इस यूनिट डिजिट से पूछा जाता है वो इस प्रकार का पूछा जाता है। लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जब हम घात के रूप में हमको क्वेश्चन कोई मिल जाता है, कि जैसे कोई क्वेश्चन कह दे कि 7 5 4 3 2 5 के ऊपर घात लगा हुआ है 3 7 5 4 8, इतनी बड़ी संख्या, इसका मतलब हो गया कि ये 7,54,325 के ऊपर घात 37,548, यानी इसका गुणा इतनी बार करेंगे तब जाकर के गुणनफल आएगा। जैसे कोई हमको संख्या मिलती है 2 पर घात 4, तो इसको क्या करते हैं 2 का गुणा 4 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका उत्तर हमको मिलता है 16। ऐसे ही 7,54,325 का गुणा 37,548 बार करना है, तब जाकर के इसका गुणनफल आएगा। तो क्या इतना लंबा चौड़ा गुणा संभव है कि हम गुणा कर सकें? तो संभव नहीं है। तो इसका कुछ ट्रिक होता है, उसी से हम उसको निकालते हैं। तो आइए हम चर्चा इस पे करते हैं कि अगर इसमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, आगे चर्चा हम उस पे कर रहे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने कहा जैसे लिखा हुआ है 3 7 5 4 पे घात लगा हुआ है 235 का, तो अगर इसमें हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3754 का गुणा 235 बार करें, तब जाकर के गुणनफल जो आएगा वही इसका मान होगा। तो ये एक कठिन काम है कि 235 बार अगर हम इसका गुणा करें तो कई दिन बीत जाएगा, तो गुणा हम कर नहीं पाएंगे। और अगर कहीं घात और बड़ी हो जाए तो और कठिन हो जाएगा, उसका गुणनफल हम नहीं निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं बीच में वो गलती हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि इसका अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि इकाई का अंक जो होता है, किसी संख्या का जो सबसे दाहिने वाला अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, तो इकाई के अंक की बात करें तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। यानी इसी में से कोई एक डिजिट जो है वह इकाई का अंक हो सकता है, इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं होगा। 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट होते हैं वही इकाई के अंक के स्थान पर हो सकते हैं, उसके अलावा वहां कोई अंक नहीं हो सकता है। चाहे कोई संख्या, यहाँ देखिए लास्ट में 4 है तो 4 है, यहाँ 5 है तो 5 है, यानी कोई भी संख्या आप लिखेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वह 0 से 9 तक का ही कोई अंक होगा। अब इन जो 0 से 9 तक के जो डिजिट हैं, जो किसी भी संख्या के इकाई का अंक हो सकता है, उसको हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कुल 4 ग्रुप में बांट देते हैं। कुल 3 ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। तो सबसे पहला ग्रुप जो होगा उसमें हम रखेंगे 0 1 5 और 6 को। जो सेकंड ग्रुप होगा उसमें हम रखेंगे 4 और 9 को, और जो थर्ड ग्रुप होगा उसमें हम रखेंगे 2 3 7 और 8 को। आप देखिए कि जितने डिजिट यहाँ थे, जितने अंक यहाँ थे, वो सब इसी ग्रुप में बंट गए, यानी 3 ग्रुप में हमने उनको बांट दिया। जो 0 1 5 6 दूसरा ग्रुप, 4 और 9
और तीसरा ग्रुप 2, 3, 7 और 8 में आ गया। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि इसको अगर ये हो तो हम क्या करेंगे। जब हम कोई संख्या यहां लिखते हैं इस घात के रूप में, तो इसमें जो ये नीचे होता है इसी को आधार कहा जाता है। यानी जब कोई संख्या हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए कि 7, 3, 2, 4 और घात लगा दिया 1002 का, तो इसमें ये जो नीचे है इसी को हम कहते हैं आधार, बेस कहते हैं, और जो यहाँ पे है इसी को हम कहते हैं घात, यानी पावर इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आधार के इकाई का अंक क्या है, आधार के इकाई का अंक क्या है, और यहाँ एक किस ग्रुप में है, और उसके बाद उसी के अनुसार हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपका इकाई का जो आधार के इकाई का अंक है, आधार के इकाई का अंक जो है वह अगर पहले ग्रुप से आता है, यानी इस ग्रुप से आता है, इस ग्रुप से आता है, तो जो आधार के इकाई का अंक है वही इकाई का अंक हो जाएगा, वही इकाई का अंक हो जाएगा। कैसे, इसको भी समझिए। देखिए, जैसे हमने लिख दिया 3, 7, 5, 4, 0 और घात लगा दिया 9765 का, एक क्वेश्चन ये हो गया। 6, 9, 4, 8, 1 हमने घात लगा दिया 7035 का। 7, 6, 3, 2, 5 घात लगा दिया 1003 का, और फिर हमने कर दिया 6, 9, 5, 6 और घात लगा दिया 1376 का। अब ये आप देखिए, यहाँ पे 0 था तो ये 0 आ गया, यहाँ पे 1 था तो 1 आ गया, यहाँ पे 5 था तो 5 आ गया, 6 था तो 6 आ गया। यानी अगर आधार के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, आधार के इकाई का अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो घात चाहे जो लगी हो, घात से कोई मतलब नहीं है, जो आधार के इकाई का अंक है वही उसका उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें आधार के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इकाई का अंक 5 हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। क्यों होता है, 0 का गुणा चाहे जितनी बार करें, अभी जब हमने गुणा वाला आपको मल्टीप्लाई वाला सिखाया था कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो वहां पे हम क्या किए थे, यूनिट डिजिट लेकर के हम गुणा करते हुए चले गए थे। तो यहाँ पे भी जब हम 37,540 का गुणा 9,765 बार करेंगे तो हम यूनिट डिजिट को ही लेकर के तो गुणा करके हम इकाई का अंक निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 0 में, लास्ट में चाहे जितनी बार हम करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का गुणा हम चाहे जितनी बार करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 का गुणा हम चाहे जितनी, 5 × 25, 25, 125, 25, 625, चाहे जितनी बार करें तो 5 ही लास्ट में आएगा। और 6 का गुणा हम चाहे जितनी बार करें तो लास्ट में 6 ही आएगा। तो अगर किसी भी संख्या में जो घात वाली संख्या है उसके आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, तो हम उसका उत्तर जो लिखेंगे, यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो सेम हो जाएगा। यानी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ग्रुप उठाते हैं 4 और 9 का। दूसरा ग्रुप है 4 और 9 का। 4 और 9 के बारे में आप जानिए कि जब हम गुणा करते हैं, 4 का आप गुणा कर लीजिए, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ऐसे चाहे जितनी बार आप गुणा करते चले जाइए। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 पर 1 है जब अकेले 4 है, और 2 बार जब 4 का गुणा हो गया तो ये 4 पर 2, 4 पर 3, 4 पर 4, 4 पर 5, 4 पर 6, 4 पर 7, 4 पर 8, 4 पर 9, 4 पर 10, 4 पर 11, ऐसे होता चला जाएगा। 4 पर 1 का मतलब होता है केवल 4, यानी यहाँ यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। और जब 4 × 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 4 चौके 16 होता है, और 16 में इकाई का अंक 6 होता है। 4 पर 3 का मतलब 4 चौके 16, चौके 64 होता है, यानी इकाई का अंक 64 में फिर 4 आ जाएगा।
और 4 का गुणा फिर से 4 में करेंगे तो 4 चौक के 16 हो जाएगा। फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, फिर 4 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, और यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो आपने यहाँ क्या देखा कि जहां जहां पे विषम घात लगी है, जहां जहां पे विषम घात लगी है, विषम घात जहां जहां पे विषम घात लगी है वहां 4 का 4 ही है, 4 का 4 ही है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, इस पे घात लगा दें 7 6 3 9 और कहें कि इसमें इकाई का अंक बताइए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आधार के इकाई का अंक क्या है। तो आपने देखा कि आधार के इकाई का अंक यहाँ 4 है। फिर देखेंगे कि घात क्या है, सम है कि विषम है, तो घात विषम है क्योंकि लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है, इसका मतलब ये घात विषम है। और जब घात विषम होता है तो क्या आता है उत्तर, 4 आता है, यानी इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक 4 हो जाएगा। लेकिन जब आधार के इकाई का अंक 4 है और घात जो है वो सम है, 2 है 4 है 6 है 8 है, तो ऐसे कंडीशन में आपने देखा कि यहाँ पे इकाई का अंक 6 आता है। यानी अगर इसी क्वेश्चन को बदल करके ऐसे हम कह दें कि यहाँ पे 6 हो गया, तो आप देखेंगे कि आधार के इकाई का अंक क्या है, तो 4 है। अब 4 के बाद तुरंत हम देखेंगे कि जो घात लगा हुआ है वो सम है कि विषम है, तो हमने कहा सम है, और सम में क्या आता है, 6 आता है। यानी यहां फिर दूसरे कंडीशन में हम कह देंगे कि इसके आधार के इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर विषम है, आधार के इकाई का अंक अगर 4 है, तो 2 कंडीशन बनता है, या तो सम होगा या तो विषम होगा। जो घात होगा वो सम होगा या विषम होगा। अगर विषम घात है तो आधार के इकाई का अंक 4 होगा, और अगर सम घात है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। इसी प्रकार से 9 को भी हम देखते हैं, 9 को भी हम देखेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, इसी प्रकार से चाहे जितनी बार हम इसका गुणा करें, चाहे जितनी बार गुणा करें, तो 9 पर 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात 6 घात 7 घात 8 घात ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। 9 पर 1 का मतलब 9 ही होता है, और 9 पर 2 का मतलब 9 9 81 1 आ जाएगा, यानी 9 9 81। फिर 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, फिर 9 का 9 में गुणा करेंगे 81, फिर 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, फिर 9 का 9 में गुणा करेंगे 81, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9 और 9 का 9 में गुणा करेंगे 81। आपने यहां देखा कि जब भी विषम घात जहां जहां आती है, विषम घात जहां जहां आता है वहां पे 9 का 9 ही होता है, और जहां जहां समघात होगा वहां वहां क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि अगर किसी भी संख्या के आधार के इकाई का अंक 4 या 9 है और घात विषम है, तो 4 का 4 और 9 का 9 हो जाएगा। और अगर घात सम है तो 4 का 6 और 9 का 1 हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब क्यों होता है ये हमने बता दिया, यहाँ क्यों होता है इसको हमने करके आपको दिखा दिया। तो 2 ग्रुप आपने सीखा। एक पहला ग्रुप था जिसको आपने 0 1 5 6 को देखा, और जो दूसरा ग्रुप था वो आपने 4 और 9 को देखा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 2 ग्रुप समझ में आया होगा। पहला 0 1 5 6, अगर किसी भी संख्या के आधार के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो आधार के इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक भी 0 1 5 6 हो जाता है। और अगर 4 और 9 है तो हम घात को देखते हैं सम है कि विषम है। अगर विषम है तो 4 का 4 9 का 9, और अगर सम है तो 4 का 6 और 9 का 1 हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा ग्रुप 2 3 7 8, अगर आधार के इकाई का अंक 2 है 3 है 7 है 8 है तो ये तीसरे ग्रुप में आता है। और अब आगे हम चर्चा करेंगे तीसरे ग्रुप की। बंदा देखो कई मिनट हो गए, 27 मिनट 19 सेकंड। ये कहा देते तीसरा ग्रुप बिहान पढ़ाई। ठीक। बंद।